हे एवरीबॉडी, सो एक अच्छी सी क्लास आज हम लेके आए हैं। यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंडियन सोसाइटी के, उनको हम यहाँ पे लाइव सोल्व करने वाले हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे तरीके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे सोचते हैं, कैसे क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद और इसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं उनको देखने के बाद आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी। दो तरीके की नॉलेज बेसिकली आपको मिलेगी। एक होगी कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे कर सकते हैं, वो चाहे फिर किसी भी सब्जेक्ट के हो। दूसरी नॉलेज मिलेगी कि इंडियन सोसाइटी जो हमारा एक मेजर वेटेज वाला पोर्शन है, जिसमें से काफी नंबर के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो कहां से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे आप उनको टैकल कर सकते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स यहां पे देने वाला हूं। फर्स्ट नंबर पे है कि जो क्वेश्चंस है ना वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी के जो आपके यहां पे पोर्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, उससे थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हैं। आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी पोर्शन से आया है या इंडियन कल्चर से आया है, इसको किस तरीके से लिया जाए, कहां पे लिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद है हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो करंट और कंटेम्परेरी इशू से ही आए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आज के 7 क्वेश्चन, उसमें आपको पता चल जाएगी कैसे क्वेश्चन करंट अफेयर या कंटेम्परेरी इशू, मतलब कि इस दौर के, इस समय के जो इशू चल रहे हैं उनसे रिलेटेड है। उसके बाद है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट का पूरा एक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। मान लीजिए अर्बनाइजेशन का नाम हमने लिया तो आपको पता होना चाहिए अर्बनाइजेशन है क्या, अर्बनाइजेशन का इतिहास क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे हुआ है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडी क्या है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब वो तो हो गई आपकी यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है ग्रेस्प ऑन करंट अफेयर। फिर आपकी यहाँ पे करंट अफेयर्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, करंट या कंटेम्परेरी। एक बात और भी यहाँ पे आपको ज्ञान की बता देता हूं कि जो इंडियन सोसाइटी का पोर्शन है उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमेशा कंटेम्परेरी होते हैं। करंट मींस करंट और कंटेम्परेरी वैसे एक सी ही बात है, लेकिन करंट में हम ज्यादातर उस चीज को देखते हैं जो हाल में हुई है, साल 2 साल के अंदर अंदर हुई है। कंटेम्परेरी होता है जो 5-10 साल का, 8 साल का, 4 साल से जो एक लंबा इशू है, जो इस दौर का इशू है, जो चल रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा करंट में भी कंटेम्परेरी की तरफ होते हैं, मतलब कि जो अभी चल रहे हैं लगातार। ओके, उनकी पकड़ आपको काफी अच्छी होनी चाहिए। फिर है एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब कि कंटेंट आपके पास दोनों तरीके के हो गए। जो कंटेम्परेरी जो करंट अफेयर का कंटेंट है वो भी आपके पास हो गया, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट का कंटेंट है वो भी हो गया। अब उस कंटेंट के ऊपर यहां पे आपको एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एनालाइज करके यहां पे आंसर को लिख सके। 2 तरीके की एनालिटिकल एबिलिटी होती है। एक है क्वेश्चन का विश्लेषण करना, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझना। दूसरी एनालिटिकल एबिलिटी होती है कि खुद की ओपिनियन फॉर्म करना, सोचना, और फिर उसके ऊपर यहां पे उस डिमांड को पूरा करना जो क्वेश्चन से आपको मिली है। देन उसके बाद आपकी आती है राइटिंग स्किल्स, कि आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं इनके बारे में तो एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एक स्पेशल टिप आपके लिए यहां पे है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, क्या करना है? फर्स्ट जस्ट रीड द कंप्लीट पेपर एंड साइमल्टेनियसली फोकस ऑन कीवर्ड। सबसे पहले आपको जो पूरा का पूरा पेपर है, 20 क्वेश्चन आते हैं GS 1 2 3 4 में, उस पूरे पेपर को एक बार थोरोली रीड कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको भी आपको इसी समय पे साइमल्टेनियसली देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, एक फेमिलियरिटी इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, एक सबकॉन्शियस इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये क्या होता है वो समझिए। आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे, इजी होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक बार में समझ नहीं आते। तो जब हम पहली बार में रीड करते हैं, कीवर्ड्स ढूंढते हैं, उससे एक सबकॉन्शियस इफेक्ट हमारे दिमाग में क्रिएट होता है। वो क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और वो आपको नहीं आता है, और थोड़ी देर बाद जब आप लौट के जाते हैं उसी क्वेश्चन पे तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ चुकी होती है। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। नहीं भी अगर यहाँ पे अभी सॉल्यूशन आ रहा है तो थोड़ी देर बाद आपको कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर आएगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस दिमाग है, जो आपके दिमाग का सबकॉन्शियस पार्ट है, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ओके, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे बात आती है कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यह भी देखना है कि ये क्वेश्चन आया क्यों है, पूछा क्यों गया है, इसका मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या चल रहा है।
सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला है एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। डिस्कस कीजिए। मतलब कि अगर हम महिलाओं को एम्पावर कर दें तो ये एक ऐसी चाबी होगी जिससे हम यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, जो तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आया क्यों है? पहली बात, ये क्वेश्चन आया है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर काफी दबाव है, हमारी सरकारों के ऊपर काफी दबाव है, और पॉपुलेशन का बढ़ना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। एक लिमिट तक ही बढ़े तो ज्यादा सही है। और देश के आजाद होने के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ी है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इशू है पॉपुलेशन ग्रोथ का। दूसरा कीवर्ड है कि एम्पावरिंग वुमन। तो एम्पावरिंग वुमन का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करें तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी कैसे आएगी, बेसिकली ये पूछा गया है। ओके, महिलाओं की बात क्यों आई है? दो कीवर्ड आपने देख लिए, एम्पावरिंग वुमन और एक है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमारे यहाँ पे ये इशू है और ये एक तरीके से सॉल्यूशन के तौर पे है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोल है वो मेल और फीमेल का होता है। उसमें भी फीमेल का काफ़ी बड़ा रोल होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो महिलाएं ही पैदा करती हैं, ठीक है ना। महिलाओं के अंदर अगर थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा अगर डिसाइडिंग उनके पास पावर हो, तो वो यहाँ पे 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करेगी। यहाँ पे आप इस बात को समझिए। एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि एम्पावरिंग वुमन, ये देखिए एम्पावरिंग का मतलब क्या है? 2 तरीके से हम यहाँ पे एम्पावर कर सकते हैं, साथ साथ आपको भी सोचते जाना है। एक हो गया, हम लॉ के साथ एम्पावर कर सकते हैं, महिलाओं को कानून की शक्ति दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है? एजुकेशन से हम यहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एजुकेशन में क्या आ जाएगा दोस्तों, उसको समझिए। जरा सोचिए, पॉपुलेशन को लेके, मतलब कि आप ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, 1 करें 2 करें, उससे ज्यादा ना करें, उसकी एजुकेशन क्या हो सकती है? पहली बात है, यहां पे आपकी सरकारी स्कीम्स होती हैं, मिशंस होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक मिशन चला था पहले, हम 2 हमारे 2 करके, है ना। तो वो क्यों चलाए गए? वो यहाँ पे महिलाओं को एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद एजुकेशन में क्या आता है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई लेडी है, वो यहाँ पे बार बार प्रेगनेंसी अडॉप्ट कर रही है, बार बार यहाँ पे बच्चों को जन्म दे रही है, तो उससे क्या होता है, महिलाओं का जो शरीर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है धीरे धीरे करके, है ना, ज्यादा बच्चे पैदा करने से। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इसके जो इफेक्ट है वो पता रहेंगे एजुकेशन से, है ना, महिलाओं को कि बार बार प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। ओके, एजुकेशन में और क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये भी एजुकेशन का पार्ट है कि कैसे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एजुकेशन से पता चलते हैं। वो कैसे हैं कि महिलाओं को ये पता रहेगा कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो आप यहाँ पे फैमिली को ही पता रहेगा बेसिकली, लेकिन महिलाओं को डिसाइडिंग फैक्टर बनाना है, बात ये है, ठीक है ना। अगर महिला को ये पता है पूरे तरीके से, उसके दिमाग में क्लियर है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आएगी, कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे भुगतने पड़ेंगे। कई सारे जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उनकी परवरिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। परवरिश से अलग यहाँ पे उनका जो खर्चा होता है पूरा का पूरा, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी, है ना। स्कूल की फीस होती है, कितने सारे खर्च होते हैं। तो एक सिचुएशन ये भी हो गई और ये रियल सिचुएशन है। अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, ज़्यादातर रूरल एरियाज में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे थोड़ा सा शहर के मुकाबले में। हालांकि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे ये दिखने को मिलेगा कि कई अगर जब बच्चे हो जाते हैं तो उनका खर्चा उठाने में ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होती ही होती है। ओके, तो यहां पे ये हो गया। इसके बाद लॉ का काम क्या है वो भी समझ लीजिए। लॉ यहां पे एम्पावर करेगा महिला को, एजुकेशन पहले उसको दी जाएगी, उसको उसके अधिकार अगर पता है तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। मान लीजिए जो फैमिली है वो यहां पे इर्रेशनल दबाव बनाती है, मतलब कि उस दबाव में कोई यहां पे तर्क नहीं है, कोई यहां पे तर्क नहीं है। इर्रेशनल दबाव यहाँ पे बनाया जा रहा है महिला के ऊपर कि बच्चे पैदा करने हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, 4 करने, 3 करने, 5 कर रहे हैं।
महिला को यहाँ पे पता है, लेकिन क्योंकि वो दबाव में है तो वो लॉ का सहारा यहाँ पे ले सकती है। तो ये भी यहाँ पे एक काफी अच्छा फैक्टर हो सकता है। तो दो तरीके से महिला को एम्पावर करना पड़ेगा, एक है एजुकेशन, एक है लॉ। तो इस क्वेश्चन की जो बॉडी है वो कैसे हम यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर करेंगे, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आएगा उसमें हम यहीं पे इस इशू के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना, कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें हम कुछ डेटा डाल सकते हैं हमारे सेंसस से रिलेटेड या कोई भी, उसमें हम डेटा डालेंगे कि कैसे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एक वो मेजर इशू हो चुका है। बेसिकली हम इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, मतलब कि पॉपुलेशन का, जनसंख्या का विस्फोट काफी तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर महिलाओं का रोल यहाँ पे हम लिखेंगे उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना, कि महिलाओं के हाथ में अगर ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए महिलाओं के लिए तो कितना ज्यादा सही रहेगा। फिर हम यहाँ पे सारे धीरे धीरे करके अपने ये जो हमारे पॉइंट्स हैं कि इस टाइप की चीज़ें स्कीम्स हो सकती हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, इस चीज़ की नॉलेज हो सकती है, इफेक्ट उसके यहाँ पे क्या होते हैं प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी के हेल्थ के ऊपर, वो यहाँ पे पता चल गए। इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में पता है, इरेशनल जो दबाव होता है उसको यहाँ पे दबा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इनको पता रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे आप यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, वे फॉरवर्ड में कि जितना ज़्यादा जो हमारी सरकारी पॉलिसीज़ हैं बनती तो है, उनको जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन उनका जितना ज़्यादा होगा, महिलाओं को जितना ज़्यादा यहाँ पे हेल्प दी जाएगी सरकार की तरफ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनकी तरफ से, या फिर जितनी ज़्यादा नॉलेज उनकी बढ़ाई जाएगी, उतना ही यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद मिलेगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं। दो कीवर्ड थे, एम्पावरिंग वुमन और पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है ये हमें समझना है। इशू ये है और इस इशू का सॉल्यूशन भी खुद ही आंसर में बताया है, सिर्फ हमें ये जो सॉल्यूशन है ना इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई हमने यहाँ पे कर दिया है और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलेबोरेट विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हमारे कीवर्ड्स क्या है, कल्चरल पॉकेट्स, स्मॉल इंडिया, ओके, ऑल ओवर द नेशन, और इलेबोरेट फिर हमें करना है विद एग्जांपल्स के साथ। तो कीवर्ड दो हो गए, कल्चरल पॉकेट्स और स्मॉल इंडिया। तो सबसे पहले तो बात हो रही है यहाँ पे कल्चर की और इंडिया की। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्मॉल इंडिया का मतलब क्या है, तो पहले हम देखेंगे बड़े इंडिया का क्या मतलब और कल्चर का इसमें क्या मतलब है। मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा देश है, इसमें यहाँ पे सारे के सारे हमारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के अंदर अपने अपने खुद के कल्चर है ना। केरला का अपना कल्चर है, तमिलनाडु का अपना कल्चर है, कर्नाटका का अपना है, दिल्ली का अपना है, हरियाणा का अपना है, और मान लीजिए जम्मू कश्मीर का अपना है, राजस्थान का अपना है, उड़ीसा का, बंगाल का, सभी का अपना अपना कल्चर है, ठीक है। अब स्मॉल इंडिया क्या होता है वो हमें यहाँ पे समझना है। देखिए कल्चरल पॉकेट्स के बारे में बात करें, कल्चरल पॉकेट क्या होती है कि मान लीजिए ये तो पूरा इंडिया है, अब ये मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, दिल्ली है, मान लीजिए दिल्ली सिटी है यहाँ पे, इसमें क्या है, कुछ लोग यहाँ पे राजस्थान के हैं, कुछ लोग यहाँ पे केरला के हैं, कुछ लोग तमिलनाडु के हैं, कुछ लोग कर्नाटका के हैं, कुछ यहाँ पे आपके उड़ीसा से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। तो ये क्या हुआ कि पूरे इंडिया में से लोग एक छोटी जगह पे आ गए। तो ये हो गई आपकी क्या, कल्चरल यहाँ पे पॉकेट, क्या हो गई, कल्चरल पॉकेट, एक छोटी सी कल्चरल पॉकेट, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्मॉल इंडिया, है ना। ये भाई यहाँ पे पूरा का पूरा अगर कल्चर है, सारे इंडिया के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या ये यहाँ पे आपका एक छोटा सा भारत नहीं हो गया। अब यहाँ पे इलेबोरेट विद एग्जांपल्स बोला गया है, तो वही वाली बात है कि सारे के सारे जो राज्यों के लोग हैं, पूरे देश के जितने भी रीजन्स हैं, वहां के लोग एक जगह पे आके रह रहे हैं। इसके एग्जांपल्स क्या आपके सामने, कोई भी बड़ी सिटी ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बेंगलोर लीजिए, उसके अलावा आप यहाँ पे अपना दिल्ली ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, कोई भी ऐसी बड़ी सिटी आप ले सकते हैं। हर एक स्टेट में ऐसी सिटी है, पहली बात तो। फिर हमें यह भी देखना है कि लोग आते क्यों हैं। खासकर लोग यहाँ पे आते हैं या तो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, है ना। कोई तमिलनाडु का है, वो केंद्र सरकार में नौकरी लग गया, या दिल्ली सरकार में पूरे देश के ही लोग आमतौर पे नौकरी करते हैं, तो वो यहाँ पे आ गए। तो सरकारी जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो आ गए, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आ गए। उसके अलावा आपका अर्बनाइजेशन भी एक बड़ा इशू है, एक बड़ी चीज है यहाँ पे कि शहरीकरण हुआ है। दिल्ली में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मुंबई में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो लोग इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए भी मूव कर गए, है ना। तो वेरियस रीजंस की वजह से यहाँ पे लोग हमारे
आ जाते हैं और इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारी बन जाती है कल्चरल पॉकेट्स या फिर स्मॉल इंडिया, छोटे छोटे हमारे इंडिया बन जाते हैं, ठीक है ना। अब ये लोग जब आते हैं, केरला के लोग यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली में आए, एक कॉलोनी है उसमें लोग रह रहे हैं, या एक सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारी टावर्स हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो केरला का कोई इंसान आया मान लीजिए, वो अपना लैंग्वेज भी लेके आया है, वो अपना यहाँ पे फूड लाइफस्टाइल भी लेके आया है, जीने की लाइफस्टाइल भी लेके आया है, तमिलनाडु का अपना लेके आया है, राजस्थान का अपने लेके आया है। तो यहाँ पे कल्चर का एक फ्यूजन भी हो गया है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्यूज्ड हो गया जो यहाँ पे कल्चर है। लोगों ने धीरे धीरे करके एक दूसरे की चीज़ों को भी थोड़ा ज़्यादा समझना शुरू कर दिया है, समझ रहे हैं आप इस बात को, समझना शुरू कर दिया है। जब हम एक दूसरे की चीजों को समझते हैं एक ही जगह पे रहते हुए, क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहते हुए, तो उससे क्या होता है, हमें यहां पे हमारी यूनिटी और ज्यादा बढ़ती है, हम एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, है ना। तो ये जो हमारी यहाँ पे कल्चरल पॉकेट्स बन गई है ना, या स्मॉल इंडिया जिसको बोलते हैं, ये हमारी जो स्मॉल इंडिया की कल्चरल पॉकेट्स बन गई हैं, छोटी छोटी हर जगह सोसाइटीज हो गई, या सिटी में एरिया में लोग रहते हैं, या कई बार सरकारी आपने कॉलोनीज देखी होंगी, बड़ी बड़ी जो सरकार की यहाँ पे कॉलोनीज होती हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसमें भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देश के कोने से लोग आते हैं। उसकी वजह से एक दूसरे के कल्चर को हम जान गए, यूनिटी बढ़ जाती है ना। तो इससे क्या हुआ, हमने फायदा भी देख लिया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, सीधा का सीधा इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पे अपने इंडिया के बारे में। सबसे पहले इंडियन कल्चर के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है ना। हम पहले पूरे इंडिया के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कैसे वो जो डाइवर्सिटी है वो इन्फ्यूज्ड होने लग रही है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम अपनी पूरी बॉडी लिखेंगे और वे फॉरवर्ड में हम यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट भी लिखेंगे। सारे एग्जाम्पल वगैरह देने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, वे फॉरवर्ड में यही रहेगा कि इससे जो इंडिया की यहां पे डाइवर्सिटी है, उसमें जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, एकता काफी ज्यादा बढ़ रही है और हम एक दूसरे को ज्यादा जान पा रहे हैं। आज राजस्थान का जो इंसान होगा वो अपने आप को तमिलनाडु के इंसान से इतना ज्यादा अलग भी नहीं समझता होगा, क्योंकि वो उनको देख रहे हैं, आसपास में रह रहे हैं। जो केरला का इंसान है वो जम्मू कश्मीर के इंसान को, जो बिल्कुल नॉर्थ में है, वो कहीं ना कहीं, सारे तो नहीं देख सकते, लेकिन जो रह रहे हैं एक ही जगह पे, वो एक दूसरे के कल्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ एक होता जा रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद है व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। तो यहां पे बात हुई है, कीवर्ड क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो कंटिन्यूड चैलेंजेस क्या है, जो लगातार चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है ना। किससे रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, इंडिया में, अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। तो यहां पे तीन हमारे पास कीवर्ड है। कंटिन्यूस चैलेंजेस, इशू बता दिया ऑलरेडी, है ना, इशू बता दिया है यहाँ पे कि वुमन को लेके जो इश्यूज हैं, और टाइम एंड स्पेस के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट टाइम का मतलब है कि जब से अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखें तब से क्या चलता रहे, और स्पेस का यहाँ पे मतलब है अगेंस्ट। स्पेस का मतलब है कि हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेस का मतलब क्या हुआ, जगह हो गई। क्या मतलब है इसका, कि अर्बन एरियाज में जो वुमेन्स हैं क्या वो सिक्योर्ड हैं, ओके। रूरल एरियाज में सिक्योर्ड है क्या, सोच सकते हैं ये, ओके, चलिए छोड़िए। उसके बाद जॉब पे जाते हैं, यहाँ पे जॉब पे एमएनसी में जाते हैं, यहाँ पे सिक्योर्ड है क्या, यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं क्या वुमेन्स को। इसके अलावा फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहां पे कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे क्या। गवर्नमेंट्स, यहाँ पे आपकी जो जॉब है उनमें कोई यहाँ पे चैलेंजेस नहीं आ रहे क्या, ये हमें यहाँ पे समझना है। अगेंस्ट स्पेस मतलब कि सभी स्पेसिस में, हर जगह पे जो कंटिन्यूड चैलेंजेस हैं वो, और यहाँ पे जो पुराने समय से लगातार जो यहाँ पे समय से चले आ रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूड चैलेंजेस के बारे में। वो क्या है वो याद रखिए। जब आप यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में वुमेन के बारे में पढ़ेंगे, मैं अगर जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, उसके बाद आपका आगे चल के वैदिक पीरियड में क्या हुआ, उसके बाद कैसे कैसे मिडिवल पीरियड में यहाँ पे सब कुछ चेंज होता गया, मॉडर्न पीरियड में आके क्या हुआ। कंटिन्यूड चैलेंजेस में अगर हम ले लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड से, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या हमारे सामने मेजर इश्यूज हैं। एक सेकेंड, हमारे सामने मेजर इश्यूज क्या हैं, पैट्रियार्की, है ना। पैट्रियार्की का यहाँ पे एक मेजर इशू है, वो है क्या पैट्रियार्की। बेसिकली यहाँ पे जो मेल हैं, जो मर्द हैं, उनकी ज़्यादा से है, उनकी ज़्यादा चलती है घर में, ओके। इसके अलावा और क्या है, वुमन जो है वो यहाँ पे इसी का पैट्रियार्की का जो परिणाम है कि सबऑर्डिनेट हो गई है,
है ना, अधीन हो गई है मान लीजिए। उसके अलावा क्या है यहाँ पे सबऑर्डिनेट के अलावा कि यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको थोड़ी इनइक्वालिटी है काम को लेके, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि हमने इक्वालिटी को अचीव कर लिया है। ओके चलिए, इसके अलावा क्या है यहाँ पे और काफ़ी सारे हम इश्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं कि जैसे विडोज़ के लिए जो कंडीशन है वो पहले से तो खैर इंप्रूव हो गई है, इसको हम ना भी ले एग्जाम्पल को तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन पूरी तरीके से तो इंप्रूव नहीं हुई है, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर हम यहाँ पे अगर ले कि जो गर्ल एजुकेशन है वो मुद्दा हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अभी ना हो, लेकिन ये मुद्दा अभी भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है गर्ल एजुकेशन का, रूरल एरियाज़ में स्पेशली, ठीक है ना। आमतौर पे बोला जाता है ना कि बेटी तो पराया धन है, चली जाएगी तो किस लिए पढ़ाना है, किस लिए टीच करना है, तो ये भी एक पुराना इशू हो गया, आपको पता है लेटर वैदिक पीरियड से यहाँ पे ये चला रहा है। फिर यहाँ पे हो गया आपका जो गर्ल इन्फेंटिसाइड है, मतलब कि बीमारी जो पूरी है वो तो पेट से ही शुरू हो जाती है कि यहाँ पे आपको पेट में ही मारना शुरू कर दिया जाता है, यहीं से आपका जो पूरा का पूरा जो चैलेंज है वो शुरू हो जाता है और फिर वो लास्ट तक चलता है। चलिए, ये तो हो गया टाइम से रिलेटेड। ओके, अब स्पेस में बात करते हैं। स्पेस में क्या क्या आता है वो समझिए। पहली बात तो ये करते हैं, एक एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी की क्लास में, शायद 7th या 8th क्लास में है वो चैप्टर। उसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो महिलाओं का काम है, मान लीजिए घर का काम है, तो उसको जो पुरुष बाहर नौकरी करते हैं उसके बराबर नहीं समझा जाता है ना। ये बोलते हैं कि घर का काम भी क्या काम है, क्यों? क्योंकि आप उससे पैसा नहीं कमा रहे। जो मेल है वो बाहर जाके अगर पैसा कमा रहा है तो उसको एक ज़्यादा बड़ा काम समझा जाता है। तो उस चैप्टर में एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था काफ़ी अच्छा, वो मैं आपके सामने ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे। वो है कि जो लेडी है अगर वो घर पे खाना बनाना छोड़ दे, मान लीजिए उसके हस्बैंड की सैलरी 40,000 है, अगर वो खाना बनाना छोड़ दे घर पे पूरी तरीके से, तो जो उसकी जो हस्बैंड सैलरी लेके आता है उसमें से 5 से 6 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये हर महीने ही बाहर से खाना मंगाने में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे जो महिला है अगर वो कपड़े धोने छोड़ दे, वॉश करने छोड़ दें और उनको स्त्री करना भी छोड़ दे, आयरन करना भी छोड़ दे, तो क्या होगा, 5,000 रुपये 4,000 रुपये और आपके एक्स्ट्रा चले जाएंगे। ऐसे करते करते वुमेन्स जो काम करते हैं, मान लीजिए वुमेन पूरा घर संभालती है, उसकी जगह अगर वो काम करना छोड़ दे और एक मेड रख ली जाए तो मेड जो है वो 10-12 हज़ार रुपये सैलरी ले जाएगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो सैलरी है ना, धीरे धीरे करके मेल की जो सैलरी है वो पूरी की पूरी वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और काम करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि औरत जो घर पे काम कर रही है उससे हमारी इनकम नहीं हो रही, लेकिन फिर भी उसकी अगर हम मॉनेटरी अगर बेनिफिट्स देखें तो वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके काम को हम अधीन नहीं कह सकते। दूसरी स्टेज इसमें यह भी है कि वुमन अगर घर पे काम करती है एक जगह पे रह के, जिसको नीचे दर्जे का भी कई बार हम सोचते हैं, ये सभी के दिमाग में थोड़ा ना कहीं चलता रहता है, ठीक है ना, कि बाहर जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अगर काम करना छोड़ दे इस बात को लेके, इस पीड़ा को लेके, तो कितना बड़ा इशू होगा। तो ये एक अलग स्टेज की बात ये भी है कि इतना कुछ होते हुए भी और फिर वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ को किसी के लिए डिवोट कर देती है ना। तो यहाँ पे एक इशू तो ये हो गया। दूसरा क्या है, पिंक कलराइजेशन ऑफ जॉब्स, है ना। यहाँ पे बोला जाता है क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जॉब तो सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, सिर्फ ये कुछ नौकरियां यहाँ पे महिलाओं के लिए बची हुई है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी जॉब्स को, काफ़ी सारे वर्क्स को महिलाओं को उन वर्क्स में से, काम में से, जॉब्स में से हटा के रखा है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, स्पेस में अगर देखें, हैरेसमेंट के केसेस की कोई लिमिट है नहीं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक केस भी हुआ है निकिता तोमर का, आपने सुना होगा, हालांकि वो वर्क स्पेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इशू तो है, कंटिन्यूड चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। तो उसी से निकल के क्या आता है, यहाँ पे ईवी टीजिंग भी निकल के आता है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। ओके चलिए ठीक है ना, ये हो गई। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, मान लीजिए टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, वहाँ पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ज़्यादातर आपकी जो महिलाएं हैं उनसे काम कराया जाता है सिलाई वगैरह का। सैलरी कितनी होगी, 5,000, 4,000, 6,000, कोई ऐसी सैलरी होगी, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये काम सिर्फ महिलाओं के लिए है और फिर उनको यहाँ पे कम सैलरी भी उसी के लिए दी जाती है, ये समझ के, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है टाइम से लेके भी, अगर हम शुरू से देखें जो चली आ रही है, जो अभी तक भी चल रही है, और स्पेस की और भी बहुत ज़्यादा है, हम कितना भी इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है।
फिर हमें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड में हम इसके सॉल्यूशंस लिखेंगे। सॉल्यूशन अगेन वही हो जाते हैं कि एक तो जो पॉलिसीज हैं उनको जितना ज़्यादा बेटर इंप्लीमेंट किया जा सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। एक आप अच्छा यहाँ पे एक कोट ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन कल्चर है ना, उसको है ना यहाँ से चला था, उसको वापस लौट के यहीं जाना चाहिए, मतलब कि सर्कल को पूरा कर देना चाहिए। वो क्या है, देखिए कोट क्या कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसमें जो महिलाओं की स्थिति थी, आप लिख सकते हैं कि अभी के जो सबूत हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनके हिसाब से देखें तो महिलाओं की कंडीशन इस समय पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, है ना। और उसके बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड था, ईवीपी जो था जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी थोड़ी कंडीशन ठीक ही थी। ओके, सभाओं में जाके उनकी बातें सुनी जाती थी, मंडलियों में जाके वहाँ पे वो बोलती थी, उनकी बातों की भी यहाँ पे पूरी से हुआ करती थी, वहाँ पे भी ठीक ठाक था। ओके, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में खराब होना शुरू हो गया। तो हमारी जो सोसाइटी है उसको चिंतन करने की जरूरत है और यहाँ पे सर्कल को दोबारा से गोल वहीं पे जाके घूम के जाने की जरूरत है। तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या है देखिए, एक और अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि मान लीजिए एक देश को एक यहाँ पे हम एक देश को हम यहाँ पे एक एरोप्लेन की तरह से लेके चलते हैं, एक एरोप्लेन की तरह से हम यहाँ पे लेके चलते हैं। एक इंजन इसका यहाँ पे लगा हुआ है, एक इंजन इसका यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों इंजन से यहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है। अगर यहाँ पे इस एक इंजन को खराब कर दिया जाए या इसको दबाया जाए तो क्या वो हवाई जहाज एक इंजन के साथ उड़ लेगा? अब यहाँ पे कुछ बच्चे ट्रोल करेंगे, वो बोलेंगे कि सर एक इंजन वाले भी तो हवाई जहाज होते हैं, लेकिन जो एक इंजन वाले हवाई जहाज होते हैं उनकी कैपेसिटी भी तो कम होती है ना, वो इतना लोड भी तो कैरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक देश को अगर दो इंजन के हवाई जहाज की तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। अगर यहाँ पे एक जेंडर को ज्यादा दबाया जाएगा तो वो क्रैश कर जाएगा। कंडीशंस पहले से सुधरी हैं और ज्यादा सुधारने की जरूरत है। और वो कैसे सुधरेगी, ये देखिए, एक बात को और समझिए, ये कोई पॉलिटिकल इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे एक सोशल इशू है, ठीक है ना। समाज को भी ज्यादा सुधरना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके बारे में भी बिल्कुल डिस्कशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि समाज जितना ज्यादा अवेयर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और समाज अगर अवेयर नहीं होता है तो बाय लॉ एंड उन लॉ की, उन कानूनों की इंप्लीमेंटेशन के द्वारा महिलाओं को यहाँ पे बराबरी पे लाया जा सकता है। और जब दोनों इंजन अच्छे से काम करेंगे तो ये एरोप्लेन, मतलब कि जो हमारा इंडिया है वो भी काफ़ी अच्छी तरक्की से, अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे, मेन आइडिया आप समझ गए होंगे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, कीवर्ड्स को देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नॉलेज, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की और ये सब कहाँ से आएगी। इनके लिए आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, प्रॉपर नोट्स देने वाला हूं, उसकी टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है। साथ ही साथ थोड़ा पोर्शन इसका एक आइडिया आपको लग जाएगा जब आप बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, आप पॉलिटी पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, और आप यूज़ तब कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद है, आर वी लूजिंग आर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी। तो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने कल की वीडियो में आपको सिलेबस दिखाया था उसी में से आ रहे हैं, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है। आर वी लूजिंग आर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी डिस्कस करना है, ठीक है ना। क्या दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दो पार्ट में, क्या हम ये कर रहे हैं और फिर उसको हमें डिस्कस करना है। क्या हम अपनी लोकल आइडेंटिटी को खो रहे हैं? ग्लोबल आइडेंटिटी क्या होती है? वैश्विक पहचान, है ना। पूरी जो दुनिया है वो एक होती जा रही है। आज जो दुनिया है वो इंटरनेट, ठीक है ना। उसके बाद आपके यहाँ पे जो ट्रेवलिंग के मोड्स हैं, एरोप्लेन हो गए जैसे कि खासकर की, इनकी वजह से इकोनॉमी देशों की जुड़ती जा रही है, काफी ज्यादा व्यापार जो है वो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना। पूरा जो टीवी का सिस्टम हो गया उसकी वजह से पूरी दुनिया एक होती जा रही है। आज पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो यहाँ पे बैठ के लंदन के बारे में नहीं जान सकते थे, एकदम से सालों साल लगती थी और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है ना। आप यूएस के बारे में नहीं जान सकते थे। जब से ये सब चीज़ें आई हैं, जो भी होता है जितनी जल्दी यूएस में पता चलता है ना, उतनी ही जल्दी इंडिया में भी पता चल जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली लोकल आइडेंटिटी के बारे में और ग्लोबल आइडेंटिटी के बारे में। क्या हम अपनी खुद की पहचान खो रहे हैं भारतीय होने की? हम एक ग्लोबल, एक वैश्विक सिटीजन बनने के कारण, कि हम तो वैश्विक सिटीजन है ना, कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक है, क्या उसके कारण हमारी जो इंडिया की पहचान है, हमारी जो पहचान है कि हम इंडियन हैं और हमारी ये डिस्टिंक्शंस हैं, वो अलग हो रही है, वो खराब हो रही है? चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें सिर्फ कपड़ों की, क्लोथ्स की, हम अगर यहां पे बात करें तो आपने ये देखा होगा, अगर आप 100 साल पहले पीछे चले जाएंगे तो हमारे जो ट्रेडिशनल कपड़े हुआ करते थे हम वही पहनते थे, बिल्कुल वही पहनते थे। लेकिन आज के टाइम पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो सिर्फ फेस्टिव जो सीजन्स होते हैं या कोई त्यौहार होता है या शादी होती है वहीं पे पहने जाते हैं, वरना आमतौर पे हम क्या पहनते हैं यहाँ पे, स्पेशली वेस्टर्न क्लोथ्स। इस बात को भी और एक आगे समझना, मैंने बोला वेस्टर्न क्लोथ्स, मैंने ये तो नहीं बोला कि हम यहाँ पे ईरान से रिलेटेड कपड़े पहनते हैं या सऊदी अरेबिया के कपड़े पहनते हैं या आप कहीं और के कपड़े पहनते हैं। हम ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं क्योंकि हम वेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। क्लोथ्स में हो गया, तो हमारे जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारी लोकल आइडेंटिटी है, क्या वो डाउन जा रही है या नहीं जा रही है, ये सोचिए। इसके बाद बात करते हैं आपके फूड के बारे में। यहाँ पे आपने देखा है कि मैकडी वगैरह जैसे हो गए, KFC हो गए या कोई भी यहाँ पे डिशेस हो गई, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। बुराई कोई भी नहीं है उसमें, लेकिन उससे भी क्या, जब हम यहाँ पे दिन में एक बार दो बार ये खाना खाएंगे तो क्या धीरे धीरे करके हमारा खुद के खाने से यहाँ पे ध्यान नहीं हटेगा? क्या है वो देखिए, बचपन में आपकी जो दादी होगी, नानी होगी, वो कुछ आपको बना के देती होगी दलिया। आज के टाइम पे दलिया कोई कैसे ही खाता है, आपको भी पता है कितना खाता है। कुछ भी हो गया, कोई सीरा हो गया, आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपने जो भी लोकल चीज़ें खाई होंगी, आपके घर में बनती होंगी, वो कितनी कम हो चुकी है उस बात को समझिए। इवन हमारी जो आज की मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ में रहती हैं, वो क्या करती है, चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह ऑर्डर कर लिए और घर पर बनाना भी बिल्कुल कम हो गया है। अब फिर उसी के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि ये जो दलिया है, मान लीजिए दलिया खाते थे पहले, ये दलिया हमने खाना छोड़ दिया, ठीक है ना। जब इसको वेस्ट वाले लोग खाएंगे ना कि यार ये इंडिया में क्या चीज़ थी, इसके अंदर तो न्यूट्रिशन बड़ा अच्छा है ना, फ्रेश भी बनता है, एकदम हेल्दी भी होता है, तो इसमें फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब वो वहाँ पे फैशन बनेगा ना तो फिर वो दोबारा से इंडिया में लौट के आएगा। तो उससे क्या होगा कि हम बार बार वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया फूड और यहाँ पे हमारे कपड़ों के बारे में। फिर इसी के अंदर आप यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, अगला पॉइंट आप उठा लीजिए, टीवी का, मीडिया का। आप यहाँ पे आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंज्यूम कर रहे हैं, टीवी सीरीज़ वगैरह हो गई, जो आपकी नेटफ्लिक्स वगैरह पे, जो हमारे यहाँ पे यूरोप से लेके या फिर आपके जो USA है, वहाँ की जो टीवी सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, मूवीज़ वगैरह वहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, हम जब कोई टीवी देखते हैं तो बोलते हैं ना, टीवी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, हमारे दिमाग के ऊपर। तो क्या हम यहाँ पे उनके कल्चर को और ज़्यादा, वेस्टर्न कल्चर को स्पेशली हम और ज़्यादा यहाँ पे बड़ा मान के या अपने को इन्फीरियर मान के, दूसरे को आप अच्छा माने उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने आप को इन्फीरियर मान के और अपने आप को ही गाली देना शुरू करें तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक जो मीडिया का इम्पैक्ट है उसके ऊपर भी बिल्कुल बात की जा सकती है। चलिए, इसके अलावा और किस चीज़ के ऊपर बात करी जा सकती है, म्यूजिक के ऊपर, है ना। आज मुझे ये एक बात बताइए कि इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक कौन सुनता है, कितने लोग हैं आप बताइए। क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है ना, आपके क्लासिकल डांसेस हो गए, कितने लोग करते हैं, बल्कि कौन से यहाँ पे म्यूजिक होते हैं। अब यहाँ पे आपके इंग्लिश म्यूजिक हो गया, या आपके जो आजकल बॉलीवुड के या जो पंजाबी या कोई भी सॉन्ग्स हैं उनमें भी आप देख पा रहे हैं इंग्लिश की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ नहीं, उसके तौर तरीकों की तरफ ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड है। फिर क्लासिकल जो हमारे, देखिए क्लासिकल जो डांस होता है, क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी कला है। जैसे जो क्लासिकल डांस है ना, उसको सीखने के लिए ही आपको, मान लीजिए आप कथक सीख रहे हैं ना, आपको महीने निकल जाएंगे, कितने सारी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसमें आपने देखा होगा कथक डांस में कैसे आइज़ को हिलाते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, उन आइज़ को रोटेट करना सीखने में महीनों महीने निकल जाते हैं। जो हमारा यहाँ पे क्लासिकल डांस है, जो कथक मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है पूरा का पूरा खुद में। वो आप अपनी बॉडी को कैसे, जो आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे आप कैसे अलाइन करते हैं, कैसे आप अलाइन करना सीखते हैं, बहुत सारी साइंसेज उसके साथ जुड़ी हुई है। उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपके जो आजकल के डांस है वो सीखने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बात सिर्फ इतनी हो रही है कि क्लासिकल जो हमारी लोकल आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी डाउन होती जा रही है ना। ओके,
तो ऐसे कुछ नुकसान हो गए। और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। कपड़े हो गए, यहाँ पे हमारी सोच बदल रही है। शादियों में आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू ये देखने को मिल रहा है कि शादियाँ जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा टूटती जा रही है। लिव इन जो रिलेशनशिप है, हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो वाला कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे सारी बातों को। फिर इसमें हम लेकिन यहाँ पे एक भी चीज़ ये भी देखेंगे कि क्या हमारी जो लोकल आइडेंटिटी है वो इतनी छोटी है क्या कि वो बिल्कुल एकदम यहाँ पे दब जाएगी ग्लोबल आइडेंटिटी के सामने। नहीं, आप इसका दूसरा उल्टा देखेंगे कि आज के टाइम पे जो दिवाली है उसको बाहर की कंट्रीज में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। होली हो गई, मथुरा की, वृंदावन की हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आजकल दिवाली लोग बनाने लगे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, होली सेलिब्रेट करने लगे हैं वहीं के जो नेटिव लोग हैं वो हो गए जो, ठीक है ना। उसके अलावा योगा हो गया हमारा, ठीक है ना, योगा हमारा हो गया। हमारे कुछ फूड आइटम्स हो गए, ओके, हमारा यहाँ पे आयुर्वेदा हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे ग्लोबली आज के टाइम पे ग्लोबल हो गया ना। योगा तो बिल्कुल ग्लोबल है, दिवाली ग्लोबल है, हमारे जो फूड हैं वो ग्लोबल होते जा रहे हैं। मैकडी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे, KFC में जाके देखेंगे इंडियन स्टाइल, इंडियन नामों से वहाँ पे अब बर्गर्स वगैरह बनने लगे हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे सिर्फ हमें यही डिस्कस करना है। बोला इसीलिए गया कि डिस्कस करना है, ये नहीं बोला कि यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है और इसको आप इलेबोरेट कीजिए या फिर आप इसको प्रूव कीजिए, ये नहीं बोला गया। डिस्कस करने को बोला गया है, तो इस कीवर्ड पे जरूर जाना है। डिस्कस का मतलब है कि हम अच्छे बुरे जो भी पॉइंट है वो यहाँ पे बता देंगे और हमने वो बता भी दिए। उसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे निकाल के ला सकते हैं। इसके बाद है व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, डिस्कस। यहाँ पे बोला गया है कितने कीवर्ड हैं। एक तो भारत की जो समाज है उसने अपने कल्चर को सस्टेन कैसे किया, सबसे बड़ा कीवर्ड है। उसमें हमारे सामने यूनिक पॉइंट क्या है, कौन सी ऐसी यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब ये हुआ, यूनिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक। तो क्या हुआ, भारत का समाज सस्टेन कर रहा है अपने आप को, अपने कल्चर को कैसे कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो सोसाइटी, पहली बात तो वो कितनी पुरानी है। अगर जितनी हमें समझ है और हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से देखें तो कह सकते हैं 3 से 5 हजार साल पुरानी, ठीक है ना। उस समय पे कुछ और भी सभ्यताएं रही होंगी, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट की सभ्यताएं हो गई और काफ़ी हो गई, ओके। इंडिया यूनिक कैसे बना, क्योंकि एक लौती ऐसी सभ्यता है और कल्चर है जो बच गया है, वो तो पूरी तरीके से यहाँ पे लुप्त हो गए, उनकी जो पुरानी सभ्यताएं थी। तो क्या है वो यूनिक चीज़ें, क्या है जो यहाँ पे हमें सस्टेन करा सकती है, जिसने हमें सस्टेन कराया। तो पहली बात तो है कि प्रैक्टिसिंग द कल्चर, प्रैक्टिसिंग द कल्चर, हमने अपने कल्चर को प्रैक्टिस किया है। ये क्या है, अगर आप जाके देखेंगे, मैंने आपको अभी 4-5 दिन पहले भी हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ करके दिखाया था। आप जाके देखेंगे हमारे कल्चर के अंदर क्या है कि हवन जो 3000 साल पहले आपके शुरू हुए थे वैदिक पीरियड में, वो आज भी चलते हैं। मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल वो आज भी चलते हैं हवन की प्रैक्टिस। इसके अलावा जो भी हमारे जो पुराने, हम उस समय पे 3000 साल पहले एपिक्स वगैरह पढ़ते थे, मान लीजिए 2000 साल पहले पढ़ते थे, आपकी महाभारत हो गई या जो भी हो गई, वो हम आज भी पढ़ते हैं। वो सारी प्रैक्टिसेस हम आज भी फॉलो करते हैं। हमारी जो यहाँ पे पूजा की जो शैली है, पूजा अर्चना करने की, प्रे करने की, वो भी यहाँ पे आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। एक रीज़न तो हो गया ये कि हमने इसको लगातार प्रैक्टिस किया है। दूसरा रीज़न क्या है कि हम यहाँ पे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कि हमारे देश में काफ़ी सारे इन्वेडर्स भी आए, ट्रेवलर भी आए, किसी ने अपना नया शासन चलाया, आक्रमणकारी आए, लूटने वाले भी आए, व्यापारी भी आए, हर तरीके के लोग आए। हमारा जो कल्चर है ना, वो ऐसा नहीं है कि 3000 साल पहले वो ठहर गया था। इंडिया का कल्चर एक्चुअली में है क्या, वो समझिए। इंडिया का कल्चर हमेशा नदी के पानी की तरह चलता रहा। यहाँ पे इसमें मान लीजिए इस्लाम जैसे बहुत बाद में आया, लेकिन मिडिवल पीरियड में खास तौर पे, जैसे मान लीजिए इस्लामिक जो रूलर्स थे वो यहाँ पे आए, तो उनका जो कल्चर था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आके एसिमिलेट हो गया। उससे पहले इंडो ग्रीक आए तो उनकी चीज़ें भी आके एसिमिलेट हो गई, है ना। उसके बाद जितने आए वो एसिमिलेट होता चला गया। कोई व्यापारी आके बस गया मान लीजिए कहीं दूर एरिया से, उसका कल्चर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आके हमारे अंदर आना शुरू हो गया। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का कल्चर भी आ गया। कपड़े देख लीजिए आज के टाइम पे, है ना। कपड़े का एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिया भी था।
कुछ भी देख लीजिए, एजुकेशन लगा लीजिए, कोई भी चीज लगा लीजिए, बेसिकली हमारे अंदर जो आया ना वो शामिल हो गया। हमने कभी भी किसी को बैरिकेड हमने किसी के सामने नहीं लगाए। हमारे अंदर क्या थी, टॉलरेंस थी सभी को लेके। भारत की जो पुरानी फिलोसॉफी है वो क्या करती है, इंडिविजुअलिज्म जो है ना, कि मतलब एक इंसान जो खुद क्या सोचता है और उसकी क्या सोच हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई बुराई नहीं है। इसीलिए तो हम कभी भी किसी से चिढ़ के कभी बाहर आक्रमण करने कभी गए ही नहीं। कितने एग्जाम्पल आपके सामने है ना। फिर यहाँ पे क्योंकि टॉलरेंस है और एसिमिलेशन हमारे अंदर है, जो आता है वो हमारे अंदर मिल जाता है, उसके चलते हुए क्या हुआ, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, कट जाता है वो पेड़। और जो ऐसे पेड़ होते हैं जो आंधी में झुक जाते हैं, थोड़ा सा वो फिर से खड़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं फिर से खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, टॉलरेंस की वजह से, कि यहाँ पे लोग आते रहे और एसिमिलेट होते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने बिल्कुल ही किसी को टॉलरेट ना किया हो, अपने अंदर एसिमिलेट ना किया हो और फिर उसके चलते हुए हमारा कल्चर पूरा बर्बाद कर दिया गया हो किसी के द्वारा, है ना। ऐसा भी नहीं हुआ। जैसे पुर्तगाली जो थे, आपके डच जो थे, जब वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सभी यहाँ पे लेके आए तो वो क्या करवा रहे थे, तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करवा रहे थे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, आइडिया टॉलरेंस का, एसिमिलेशन का। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंदर शामिल करते गए। तो हमारा इंडियन कल्चर है क्या एक्चुअली, ये एक चलता हुआ कल्चर है। और चलता हुआ जो कल्चर होता है ना, जैसे वो होता है ना कि एक जो रुका हुआ पानी होता है वो सड़ जाता है, लेकिन चलता हुआ नदी का पानी हमेशा एकदम साफ रहता है। तो चलता हुआ हमारा कल्चर है, कभी रुका ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि यहां से जो शुरू हुआ था वही यहां तक आ गया है, नहीं, बहुत कुछ इसके अंदर ऐड होता गया हमेशा। तो ये कुछ मेन रीजंस थे हमारे यहाँ पे, और भी कुछ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा कल्चर इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन कर पाया, हमारी फिलोसॉफीज़ की वजह से, हमारे रहन सहन के ढंग की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारे प्रैक्टिस करने की वजह से यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें चलती रही, हारमोनी हमारी जो है वो यहाँ पे बनी रही। इसके बाद है, हाउ इज द एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि कैसे जो यहाँ पे मास ट्रांसपोर्ट होता है वो भारत की यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में की का काम कर रहा है, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए कि अर्बन मास ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इससे भी पहले ये समझना है कि मास ट्रांसपोर्ट हमें किसे बोलते हैं। मास क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपको लाने ले जाने का माध्यम। तो बहुत सारे चीज लोगों को, मतलब कि हजारों लोगों को, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है जो लेके जा सकता है, ला सकता है, वो क्या होती है, ट्रेन्स होती हैं हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ट्रेन्स होती है हमारी, ठीक है ना, ओके। फिर हमारा यहाँ पे प्लेन्स होते हैं हमारे, मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा एयर नेटवर्क सुधरता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ज़्यादा जो फोकस है ना वो ट्रेन्स के ऊपर है। क्यों, बात हो रही है यहाँ पे एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल, ओके। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक बार में जा सके। अफोर्डेबल मतलब जिसकी टिकट कोई भी लेके उसके अंदर ट्रेवल कर सके। तो ऐसे जो अर्बन एरियाज की भी बात हो रही है, शहर में, है ना, ऐसे कौन से अर्बन मास ट्रांसपोर्ट हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। फिर ये भी देखिए क्या वो एफिशिएंट या अफोर्डेबल थे या है, ये देखिए। और फिर कैसे वो भारत की यहाँ पे तेज गति में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो तेजी से हो सकती है उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखते हैं, बात करते हैं अर्बन एरिया में। हम एग्जाम्पल उठाते हैं दिल्ली का, ठीक है ना, दिल्ली का एग्जांपल हम यहाँ पे उठाते हैं, ओके। दिल्ली के जो लोग हैं वो यहाँ पे मेट्रो का पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं। मेट्रो का फायदा क्या है, सब लोग यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं। अब इतने लोग मान लीजिए यहाँ पे रोड्स पे उतरते हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल्स लेके, गाड़ियां लेके, बाइक लेके। तो पहली बात तो ये कि वो टाइम पे कभी पहुंच ही नहीं पाते, इतना ज्यादा जाम हो जाता है। बेचारी छोटी सी दिल्ली है और इतना ज्यादा उसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अभी फिलहाल के टाइम पे, ओके। तो कर क्या रहे हैं, मेट्रो की वजह से टाइमली, मेट्रो के टाइम फिक्स है, सब अपने टाइम से बिना जाम में फंसे हुए अपनी जॉब्स पे पहुंच पा रहे हैं। तो क्या उससे इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं। अभी 2 से 3 साल पहले गुड़गांव में एक बारिश हुई थी, गुड़गांव में एक बारिश हुई थी काफी भारी, 24 घंटे लगातार बारिश हुई, पूरे गुड़गांव में पानी भर गया, जाम लग गया। लोग 24 घंटे तक अपनी गाड़ियों के अंदर बैठे रहे, लोग अपनी जॉब पे पहुंच ही नहीं पाए, जॉब पे नहीं पहुंच पाए। उससे क्या हुआ,
कंपनियों का नुकसान हो गया। कोई कंपनी ऐसी है जो मान लीजिए जहाँ का जो एम्प्लॉय है उसको अपने अमेरिका के ऑफिस में या अपने से रिलेटेड जो बिजनेस कंपनी होती है, कोई प्रपोजल भेजना था, कोई इन्वेंट्री भेजनी थी, वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, वो भेज नहीं पाए, उससे उसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। सिर्फ 2 दिन के अंदर 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। हरियाणा सरकार ने जो एस्टिमेट दिया था गुड़गांव की इन कंपनीज को, क्योंकि उनके एम्प्लॉय सिर्फ 1 से 2 दिन टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे। अब यहां पे अगर ये गाड़ी में ना फंसते और यहां पे एक मास ट्रांसपोर्ट पूरे के पूरे गुड़गांव में होता तो कैसा होता? मेट्रो अगर पूरे गुड़गांव में नेटवर्क होता तो लोग ऑफ कोर्स गाड़ियों में कम ट्रेवल करके इनसे आते, टाइमली पहुंचते या नहीं पहुंचते। क्या बारिश का इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ता है? कितना भी इफेक्ट पड़ता है मेट्रो के ऊपर? मेट्रो हमेशा चलती रहती है, या कोई मोनोरेल हो गई या कोई भी ट्रेन का सिस्टम हो गया, वो चलता रहता है। सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे जो मुंबई की लोकल ट्रेन होती हैं, मुंबई की लोकल ट्रेन मास ट्रांसपोर्ट है, कितने लाखों लोगों को डेली ट्रेवल कराती है। अगर वो लोग सभी अपनी गाड़ियां लेके और वो रोड पे उतर जाए, बाइक लेके रोड पे उतर जाए तो क्या हालात होंगे वो समझिए। कितना ज्यादा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ना सीधा, मॉनेटरी लॉस 20,000 करोड़ रुपए का। अब इन कंपनीज ने उस टाइम पे क्या डिसाइड किया था? अच्छा, और थोड़ा आगे बता देता हूं कि गुड़गांव से मूव करना पड़ेगा कहीं और, ठीक है ना, क्योंकि गुड़गांव में जब भी बारिश आती है वहां पे जाम लग जाते हैं और वहां पे एम्प्लॉइज टाइम पे पहुंच नहीं पाते। ओके, तो होगा क्या उसकी वजह से? उन्होंने बोला, तो सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि थोड़े दिन रुक जाइए, बस 1 साल 2 साल के अंदर पूरा इलाज कर देंगे, और सरकार ने वहां पे इलाज कर भी दिया। आज के टाइम पे वहां पे पानी के जो प्रॉब्लम थी उसका काफी ज्यादा सुधार हो गया है। काफी सारे बाईपास बना दिए, अंडरपास बना दिए, काफी सोल्यूशन कर दिए। पूरी तरीके से तो शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन काफी सोल्यूशन कर दिया, ठीक है। सेम मुंबई का है, मेट्रो ट्रेन वहां पे ये रेल ना होती तो क्या होता। इसी के चलते हुए गुड़गांव में अब यहाँ पे प्रपोज किया गया है, प्रपोज्ड है आपकी यहाँ पे मोनोरेल वगैरह के प्रोजेक्ट, ताकि तेजी से यहाँ पे मास ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप किया जा सके। तो बस इसी के बारे में बात हो रही है कि कैसे एक जो एफिशिएंट का मतलब है, एफिशिएंट मतलब जो बहुत सारे लोगों को ले जा सके, जिसमें एफिशिएंसी हो, जो रुके ना बारिश से, मौसम से जो रुके ना, ठीक है ना, अफोर्डेबल हो, जिसकी टिकट वगैरह सब ले सके और लोग उसके अंदर उन अर्बन मास ट्रांसपोर्ट के अंदर जाके अपनी जॉब्स की तरफ जा सके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, सीधी सी बात है। अब अगर ये कंपनियां भाग जाती तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती या डिप्लीशन होता इसके अंदर, इस बात को समझिए। एक और एग्जाम्पल इसका हम कुछ यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि आप अगर देखेंगे, मान लीजिए दिल्ली मेट्रो है, ओके, दिल्ली मेट्रो है, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल, चलिए गुड़गांव में तो अभी हुआ नहीं है तो दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दिल्ली की जो अधिकतर जो जॉब है वो ये नहीं है कि पूरी दिल्ली में फैली हुई है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे, लेकिन जो सारे लोग हैं वो तो इन एरियाज में नहीं रहते ना, इसके बिल्कुल इर्द गिर्द आसपास में जो यहाँ पे सबर्बन एरियाज है, ये बिल्कुल अर्बन एरिया हो गया। आसपास में जो थोड़े रूरल या सबर्बन एरियाज है वहां से भी तो लोग ट्रेवल करते हैं। मान लीजिए अगर उन लोगों को ट्रेवल करने का कोई विकल्प नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा, विकल्प नहीं मिलता, मेट्रो वगैरह नहीं मिलती, और जब वो डेली जाम में 5-5 घंटे खड़े रहते, परेशान होते, तो वो यहीं पे घर लेने की कोशिश करते, यहीं पे घर लेने की कोशिश करते, तो ये आसपास का जो एरिया है उस पर कितना लोड पड़ जाता। लेकिन अब क्योंकि मेट्रो से एफिशिएंटली ट्रेवल कर सकते हैं, उनको पता है आधा घंटा लगेगा जॉब पे पहुंचने में, तो वो यहाँ पे अपने जहाँ पे पहले रहते थे वहीं रहते हैं, या दूर पे भी घर ले सकते हैं, दूर जाके भी एरियाज में, खुले एरियाज में घर ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, सब अर्बन एरियाज भी डेवलप हो गए, है ना। न्यू एरियाज कितने सारे बनते हैं ना, नई नई कॉलोनीज बनती हैं, सोसाइटीज बनती है, सरकार के प्रोजेक्ट आते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट आते हैं, तो सब अर्बन एरियाज भी डेवलप हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पे इस एरिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड जो एरिया था, यहाँ पे इस पे लोड भी नहीं पड़ा। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे कीवर्ड्स को देखते हैं। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँगा जो मैं समझाना चाहता था। तो अभी ऐसी 5 से 6 क्लासेस और भी आने वाली है। अगर आपकी कोई सजेशन है कि सर कैसे इस क्लास की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, आप हमें क्या बताइए, कैसे बताइए, क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो वो आप सजेस्ट कमेंट में जाके कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करके बताइए, कोई गलती लगी, कोई बुराई लगी इसके अंदर तो भी कमेंट करके बताइए। मुझे ये भी पता है आपके दिमाग में जो मैं बता रहा था कुछ और आइडियाज भी आए होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक टाइम लिमिट के अंदर क्योंकि एक्सप्लेन करना था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप आपको पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।